प्यारे बच्चों, इस समय गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज जो डीपी सिंह क्लासेस में चल रहा है, उसमें टेस्ट सीरीज का 5th नंबर जो अभी फ्राइडे को टेस्ट होने वाला था 8 अक्टूबर को, इसको 6 अक्टूबर को इसको हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है और 13 अक्टूबर को अगले फ्राइडे को इसका टेस्ट है। क्योंकि एक बैच में थोड़ा सा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, बच्चे कहे कि सर इसको कंप्लीट कर लीजिए तब टेस्ट कराइए, तो इसलिए हमने एक हफ्ता टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा दिया और ऑलरेडी प्लेटिनम और गोल्डन टेस्ट सीरीज के 5th टेस्ट सीरीज के लिए, जिसमें कि फिजिक्स का जो सिलेबस है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने कंप्लीट रिवीजन करा दिया था, क्वेश्चन कराया था। तो आज प्यारे बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करने का आपको मौका मिलेगा। अब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो आज रिवीजन कराएंगे जिसमें कि न्यूटन सेकेंड लॉ को विशेष रूप से बताएंगे, कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या उसके स्पेशल केसेस होते हैं। और जो अगला वीडियो जो अपलोड होगा उसमें आप देखिएगा, उस पर खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, जिसमें कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट लॉ जो होता है बेटा वो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स होता है जिसमें हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं, और थर्ड लॉ जो होता है बेटा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन होता है। उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें इम्पल्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, अपरेंट वेट है जिसमें लिफ्ट मोशन के क्वेश्चंस होते हैं, और पुली के जो केसेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ केसेस जो होते हैं पुली के, ये भी इस टॉपिक में पढ़ना पड़ता है। ये सब आएंगे इस बार टेस्ट में, कंप्लीट आपका तैयार रहना चाहिए। जिन बच्चों का बहुत सही से नहीं तैयार है टॉपिक, वो रिवीजन करके बढ़िया से तैयार कर सकते हैं, रिवीजन भी कराएंगे और साथ में क्वेश्चन भी कराएंगे। तो जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं क्लास करने और आकर टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बाकी सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। और साथ में जो बच्चे टेस्ट भी नहीं दे रहे हैं, कहीं बाहर हैं, वो भी इस टॉपिक को रिवाइज करके और जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, जहां रहें वहीं से आप तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों मित्रों में खूब इसको शेयर कीजिए, जिससे कि सबको इसको बेनिफिट मिले। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन उनको मिले और इसका लाभ उठाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, ढेर सारे ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सब सीखने को आपको मिलेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको प्यारे बच्चों शॉर्ट में एनएलएम भी कहते हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस अक्सर क्वेश्चन एक एग्जाम में आ जाता है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है। एक बार इसको समझ जाइए तो इसके क्वेश्चन आप चुटकी बजा बजा सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हर जगह, पूरे टॉपिक में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लीनियर मोमेंटम का नाम लिया जाता है और लीनियर मोमेंटम में भी चेंज इन लीनियर मोमेंटम का नाम लिया जाता है। ओके, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम लोग निकालते कैसे हैं? हमेशा फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करके चेंज इन लीनियर मोमेंटम फाइंड किया जा सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम को P से इंडिकेट करते हैं। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और लीनियर मोमेंटम जो होता है बेटा, किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसका जो यूनिट है देख लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, और यह वेक्टर क्वांटिटी है, ml t-1 इसका डायमेंशन होता है। अब बात करते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की। तो
तो प्यारे बच्चों जो ये लीनियर मोमेंटम है, देखो m इंटू वी होता है, m इंटू वी वेक्टर, यानी स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन है। देख रहे हो, मास इज स्केलर, वी इज वेक्टर, तो स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ ना डॉट प्रोडक्ट चलेगा ना क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बेटा दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसलिए यहाँ पर बस एक सिंपल मास का वेलोसिटी में मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो लीनियर मोमेंटम आ जाता है, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन बॉडी का लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर इसमें हम लोग बात करते हैं किसी भी बॉडी की चेंज इन लीनियर मोमेंटम की, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में लीनियर मोमेंटम चेंजिंग की ही बात की जाएगी, क्योंकि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसमें हमेशा चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात की जाती है। तो प्यारे बच्चों जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में बस इसको माइनस कर दीजिए, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा एम बी माइनस एम यू, जिसमें कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है। देख रहे हो, तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम बस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में माइनस कर दीजिए, अगर केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम वाले क्वेश्चन उसमें डायरेक्शन भी चेंज कराता है, और डायरेक्शन चेंज करके ही क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए कितना आ गया m और ब्रैकेट में v माइनस यू। तो ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई करते हैं चेंज मोमेंटम का, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड माइनस करना होता है, जहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, वहाँ फाइनल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में से इनिशियल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बेटा माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो ऐसे में चेंज मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में माइनस करना चाहिए, डायरेक्शन का पूरा ध्यान देना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम में डायरेक्शन देखिए, वेक्टर फॉर्म में लिखिए, और इनिशियल मोमेंटम में भी डायरेक्शन देखिए, वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तब जाके माइनस कीजिए, तो इसलिए आ जाता है m v वेक्टर माइनस u वेक्टर, दैट इज ये आ जाता है बेटा m इंटू डेल्टा v वेक्टर, है ना। तो इसकी आवश्यकता कब पड़ता है, जब डायरेक्शन चेंज करता है बॉडी का। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा डायरेक्शन ही तो चेंज करके पूछता है, ये भी ध्यान देना है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दीजिए कि अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो वेक्टर फॉर्म में फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम अगर माइनस कीजिए तो चेंज मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में निकल के आ जाता है, फिर लास्ट में उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद से बात करते हैं बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ होता है ये कहलाता है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर, लॉ ऑफ इनर्शिया में दो प्रकार का इनर्शिया होता है बॉडी का, और इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ में कि एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पे बेटा जीरो हो, अगर बॉडी पे कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही पड़ा रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता ही रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसको बोलता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो किसी बॉडी की दो प्रकार की इनर्शिया होती है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन। यही रीजन होता है कि जैसे हम लोग ट्रेन में या बस में बैठे रहते हैं, तो बस में अपने सीट पे बैठे हुए हैं, बस जैसे चलते हम लोग पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग रेस्ट में रहते हैं। बस चल देती है, हम लोग की बॉडी कहता है कि हम लोग रेस्ट में पड़े रहेंगे, इसलिए पीछे गिरते हैं। लेकिन बस जब चलती रहती है तो हम लोग मोशन करते रहते हैं, हम लोग के अंदर मोशन की इनर्शिया होती है, और एकाएक बस का ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे की तरफ गिर पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग मोशन करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग के अंदर कौन सी इनर्शिया है बेटा, मोशन की इनर्शिया है। इसी तरह से पढ़ाई में भी आप लोग जब पढ़ते हो तो दो प्रकार की इनर्शिया आप लोग के अंदर होती है, एक न पढ़ने की इनर्शिया, एक होती है बेटा पढ़ने की इनर्शिया। आप खूब पढ़ाई शुरू कर दो तो इच्छा करेगा खूब पढ़ते रहें, बिना पढ़े मन नहीं लगेगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको भूख प्यास नहीं लगेगा, और पढ़ाई आप ना कीजिए तो पढ़ने की इच्छा नहीं करेगा। तो इस तरह से न पढ़ने की इनर्शिया, पढ़ने की इनर्शिया, रेस्ट की इनर्शिया, मोशन की इनर्शिया, तो दो प्रकार की इनर्शिया बॉडी में होता है। अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो, लेकिन जब फोर्स लगेगा तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और तब आ जाता है बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसमें हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन दैट बॉडी। तो इस तरह से इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन।
तो फर्स्ट लॉ में हम लोग जीरो फोर्स की बात करते हैं, लेकिन सेकेंड लॉ में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर? जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसे में सेकेंड लॉ में कैसे फोर्स फाइंड करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड आ जाएगा हम लोगों का न्यूटन का सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ होता है बेटा लॉ ऑफ फोर्स, है ना। इससे हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं लॉ ऑफ फोर्स से। तो लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स होता है, नहीं किसी बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो किस रेट से बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं बेटा अप्लाइड फोर्स ऑन दैट बॉडी। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू, देखो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किस रेट से बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसलिए एफ इज इक्वल टू होता है बेटा डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। देख लो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। और अगर फोर्स का वैल्यू है ना, ये मोमेंटम का वैल्यू अगर टाइम का फंक्शन हो, मोमेंटम ना इक्वेशन फॉर्म दे दे टाइम के फंक्शन के फॉर्म में, तो ऐसे में जो फोर्स आएगा इसको कैलकुलस में कन्वर्ट कर देना चाहिए और इसको कहना चाहिए बेटा dp अपान dt। तो यहाँ से देखो फोर्स आ जाता है, लेकिन इसको कब आप अप्लाई करेंगे, जब मोमेंटम का वैल्यू, ये जो लीनियर मोमेंटम है ये टाइम का अगर फंक्शन दे दे, कोई इक्वेशन दे दे, तो वहाँ डिफ्रेंशिएट करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस पे देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाता है कि अगर किसी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है, किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम ये टाइम का फंक्शन है, दैट इज a प्लस बी टी स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो पूछता है कि इसका जो फोर्स इस पर बॉडी पर लगेगा वो टाइम पर किस तरह से डिपेंड होगा, इसको बताइए। तो तुरंत आप देख रहे हो बेटा कि जो लीनियर मोमेंटम है टाइम का फंक्शन है, फोर्स फाइंड करना है कि टाइम पर कैसे डिपेंड है। तुरंत इसको आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा देखो कैलकुलस फॉर्मूला लगा दो dp अपान dt, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा बेटा d बाई डी टी, और p का वैल्यू आप रख दीजिए, p का वैल्यू है a प्लस बी टी स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए जिसमें a और b बेटा कांस्टेंट है। ओके, a और b इज कांस्टेंट। तो इस तरह से जो फोर्स आ गया, ये आ गया a का डिफरेंशिएशन 0 और bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2bt। इसका मतलब जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया, 2bt आ गया। तो इस तरह से आप देखिए कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टाइम है। ओके, तो जब फंक्शन इस तरह से दे दे फंक्शन, तो वहां तुरंत आप डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा पी अपान डेल्टा टी को जब कैलकुलस में कन्वर्ट करेंगे तो डीपी अपान डी टी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें अलग अलग कंडीशन की, है ना। अगेन अगर कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है, और इस तरह से बॉडी अगर देखो बेटा मोशन कर रहा है जिसमें बॉडी पहले इस पॉइंट पर है, बाद में इस पॉइंट पर आ गया, पहले बॉडी का बेटा मास m है, बाद में भी मास m है, पहले ये a पॉइंट पे था और बाद में किस पॉइंट पर आ गया, b पॉइंट पर आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ डायरेक्शन बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ की फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है, और इस पे फोर्स लगा होगा तभी जाकर देखो इसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा, और ये चेंजिंग कितने टाइम में हुआ है बेटा, डेल्टा टी टाइम में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ा है तो केवल मैग्नीट्यूड में। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड माइनस करके और डेल्टा पी फाइंड करके फोर्स फाइंड कर लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बेटा आप फोर्स फाइंड करोगे तो आ जाएगा बेटा डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ओके, और डेल्टा पी हो जाएगा फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu अपान डेल्टा टी, और यहाँ से m कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बच गया v माइनस u अपान डेल्टा टी, और ये आ गया बेटा m, और ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v अपान डेल्टा टी इजकल टू मास इनटू डेल्टा v अपान डेल्टा टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो इस तरह से एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया जो लोअर क्लास आप पढ़ते आ रहे हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देख रहे हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का आप यहां से देख सकते हो कि फोर्स का जो एमकेएस यूनिट बनेगा, है ना, एमकेएस यूनिट
ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को आप बोलते हो 1 न्यूटन, है ना। एमकेएस यूनिट देखो न्यूटन होता है, लेकिन अगर इसी का सीजीएस यूनिट देखें तो किलोग्राम को बेटा आप ग्राम लिख दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर लिख दीजिए, पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं 1 डाइन। क्लियर? तो 1 डाइन और 1 न्यूटन जो होता है ये 10 पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। तो ये एमकेएस और सीजीएस में क्या है, रिलेशन है। तो एमकेएस में न्यूटन चलता है और सीजीएस में डाइन चलता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है। तो ये फोर्स के यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉडी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, इफ डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज चेंज्ड, देख रहे हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि फोर्स का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, और डेल्टा पी में हो जाएगा बेटा m ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी इन टर्म ऑफ वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी इन टर्म ऑफ वेक्टर अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट, ये आ गया डेल्टा v अपान डेल्टा टी, है ना। तो इस तरह से अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में आप डेल्टा पी निकाल के ही आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ये बॉडी में देखो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, और यही कॉन्सेप्ट पूरा एनसीईआरटी में दिया है, जिस पर आप विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि कहेगा कि ये एक वर्टिकल वॉल है, इट इज द वर्टिकल वॉल, और इस पर एक बॉडी आकर के टकरा रहा है हॉरिजॉन्टली, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल कोलिजन आकर इस पे कर रहा है कोई बॉडी, और यही फुल रूप से बेटा एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया है, खूब ज्यादा इसको खूब पूछता है। तो ये एक बॉडी है एम मास का बॉडी जो यू स्पीड से जा करके इससे टकरा रहा है, और डेल्टा टी टाइम तक इस वॉल के कांटेक्ट में रहता है। तो डेल्टा टी का वैल्यू मतलब ये नहीं कि 1 घंटा दे देगा, 2 घंटा दे देगा, 1 मिनट दे देगा, क्योंकि एक स्टैंड के लिए टकराता है, थोड़े समय के लिए टकराता है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो डेल्टा टी का वैल्यू अक्सर 0.2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, इस टाइप का वैल्यू देता है, क्योंकि बॉडी जब टकराता है तो वेरी स्मॉल टाइम तक कांटेक्ट में रहता है। ओके, तो डेल्टा टी ये है टाइम ऑफ कांटेक्ट, उसके बाद से बॉडी रिबाउंस हो गया, टकरा करके क्या हो गया, वापस हो गया। ये मास m है और बॉडी वापस हो रहा है, तो इसका स्पीड कितना हो गया, देखो u हो गया। तो अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, जो ध्यान नहीं देगा, कहेगा देखो टकराते समय मोमेंटम mu है, वापस होते समय भी मोमेंटम mu है, तो डेल्टा p को कहेगा mu माइनस mu इज इक्वल टू 0, मतलब चेंज मोमेंटम 0 पट से बोल देगा, यानी इसका मतलब चेंज मोमेंटम 0 है, इसका मतलब फोर्स 0 हो गया, यानी बॉल के द्वारा वॉल पर कोई फोर्स ही नहीं लगा। देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग बाय द बॉल ऑन द वॉल, दैट इज नो एनी फोर्स एक्टिंग बाय द वॉल ऑन द बॉल, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, इस कंडीशन में बॉडी पे सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम सबसे ज्यादा होता है। और ये मन में आप बैठा लो बेटा कि ज्यादा सोचो नहीं, बताएंगे अभी कैसे, बट यहाँ ज्यादा सोचो नहीं। जब बॉडी वापस हो रहा हो, रिबाउंस हो रहा हो, तो चेंज मोमेंटम आप डबल करो, 0 ना करो, डबल कर दो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ग्रेट आंसर तुरंत निकल के आएगा, ठीक ना। लेकिन अभी समझाते हैं कैसे डबल हो जाता है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कीजिए, यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ का जो चेंज मोमेंटम आप निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पर, अगर इस डायरेक्शन को हम आई कैप कह लें, तो क्या ये डायरेक्शन माइनस आई कैप नहीं हो जाएगा, क्लियर। ये अगर आई कैप होगा इधर जाने का, तो वापस आने का क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। तो यहां से अगर हम लोग चेंज मोमेंटम निकालें, देखो डेल्टा पी वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो देखो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम देखो वापस होने का mu और डायरेक्शन माइनस आई कैप, तो हो जाएगा माइनस mu आई कैप, ये वाला माइनस यहाँ लगा दो ब्रैकेट में, और ये टकराने का हो गया mu आई कैप, तो ये पॉजिटिव है, तो हो गया बेटा mu आई कैप। अब आप खुद देखो, है ना, ये कितना है, माइनस mu
आई कैप और ये भी है माइनस mu आई कैप, ये मिल करके आ गया माइनस 2mu आई कैप। डबल हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर अगर चेंज मोमेंटम का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, है ना, चेंज मोमेंटम का मैग्नीट्यूड डेल्टा पी, तो मैग्नीट्यूड में यही माइनस और आई कैप छूट जाएगा, तो देखो 2mu का चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर आ गया। तो ये ध्यान देना चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय बार बार माइनस करके ये ना देखो कि कितना चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, मन में बैठा लो इस कॉन्सेप्ट को कि जब वापस होगा, यही एनसीईआरटी पूरा दिया ही है क्वेश्चन कि बॉडी टकरा के अगर वापस होता है तो आप तुरंत डबल कर दो, ये आई कैप जे कैप के यहाँ चक्कर में ना पड़ो, बस डबल करके क्वेश्चन सॉल्व करो, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, फोर्स आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू बेटा आएगा F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा पी का वैल्यू हो जाएगा 2mu अपॉन डेल्टा टी। F इज इक्वल टू 2mu अपॉन डेल्टा टी। ओके, और अगेन ये एक वर्टिकल वॉल है, उसी से रिलेटेड ये भी कॉन्सेप्ट है। ओके, वर्टिकल वॉल, और इस पर एक बॉडी आकर के टकराता है, m मास का बॉडी जिसका स्पीड u है और डेल्टा t टाइम तक कांटेक्ट में रहता है, उसके बाद से बॉडी रिबाउंस होता है, लेकिन वापस होने का जो स्पीड है वो बेटा v है ना, यानी देखो टकराने का मोमेंटम mu है और वापस होने का मोमेंटम mb है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और क्या हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो ऐसे में यहाँ पे पूछेगा कि फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल, बॉल के द्वारा वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है या वॉल के द्वारा बॉल पे कितना फोर्स लग रहा है। तो तुरंत मन में बैठा लो कि देखो mu से टकरा रहा है, mb से वापस हो रहा है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, चूंकि एक टकरा रहा है फिर वापस हो रहा है, 180 डिग्री का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आंख बंद करके दोनों मोमेंटम का सम कर दो, ज़्यादा सोचो नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू m, और सम कर लो तो देखो v प्लस यू अपॉन डेल्टा टी, और इससे क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगेन, ये एक वर्टिकल वॉल है, यह बेटा वॉल, और इस पर आकर के ढेर सारे बॉडीज टकरा रहे हैं, है ना, ढेर सारे बॉडीज इस पे आके टकरा रहे हैं। मतलब जैसे ये एक बॉल है, u स्पीड से आ रहा है जिसका मास m है ना, डेल्टा t कांटेक्ट में रहता है, उसके बाद से वापस हो जाता है, m मास का u स्पीड से वापस हो जाता है, लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं n हैं, मतलब ऐसे 10 बॉल जाके टकरा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, 20 बॉल जाके टकरा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टोन्स, नंबर ऑफ बुलेट्स, नंबर ऑफ बॉल की संख्या दे दे 10, 20, 30, तो उतने से नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा बेटा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, 2mu, लेकिन टोटल कितने स्टोन का हमने नाम लिया, देखो n बॉल का नाम लिया, n स्टोन का नाम लिया, तो उतने से मल्टीप्लाई करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को मन में बैठाए रखते हैं कि बॉडी टकरा के अगर वापस आ रहा है तो ऐसे में हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, चेंज मोमेंटम दोनों मोमेंटम का सम कर देना है और बराबर है तो डबल कर देना है, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, क्वेश्चन गलत नहीं होता। और यही तो पूरा भरा पड़ा है क्वेश्चन, पूरे एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन, जब देखो चाहे जैसा क्वेश्चन दिया है उसमें बॉडी वापस हो रहा है, और जब वापस हो रहा है तो आंख बंद करके सम करो, तुरंत क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आइए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगेन ये एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल, और यह है नॉर्मल, वॉल का नॉर्मल है। और अब क्या करेगा, एक बॉडी को
इस तरह से किसी एंगल पे लाके कोलिजन कराएगा। कोई बॉडी आकर के थीटा डिग्री पे टकरा रहा है, ओके, यहाँ एंगल देखो कहाँ दिया है, नॉर्मल से, और जितने डिग्री पे टकरा रहा है उतने ही डिग्री पे क्या हो रहा है बेटा, वापस हो रहा है, देख रहे हो। और ये जो बॉडी है इसका मास है m, u स्पीड से टकरा रहा है, उसके बाद से वही बॉडी जिसका मास m है u स्पीड से वापस हो रहा है। तो इसका पूछता है कि अगर डेल्टा t टाइम तक कांटेक्ट में रहता है तो फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चूंकि इंक्लाइन टकरा रहा है, एंगल पे टकरा रहा है, तो यहाँ करना कुछ नहीं है, कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर देके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब कैसे इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है, इसके लिए इसको कंपोनेंट में बांट लीजिए। इसके लिए देखिए इसका मोमेंटम mu हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका आ जाएगा कितना, mu cos थीटा, है ना। देखो mu का थीटा से अटैच कंपोनेंट ये हो जाएगा बेटा mu cos थीटा, और इसका दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल, इसको यहाँ दिखा आप सकते हैं, है ना, ये आ जाएगा देखो mu sin थीटा। इसी तरह से देखो इस mu का थीटा से अटैच कंपोनेंट ये वापस हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा mu cos थीटा। अब माइंडेड प्लीज, अगर मान लो एंगल वॉल से दिया हो थीटा, तब ये कंपोनेंट साइन हो जाएगा और ये कंपोनेंट कॉस में हो जाएगा, ये ध्यान देना है। और इसका वाला वर्टिकल कंपोनेंट आप खुद देखो, यहाँ आ गया mu sin थीटा। अब आप ही लोग बताओ कि यहाँ पर अगर फोर्स हमको फाइंड करना है, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि इस वाले को छोड़ देना है, क्योंकि mu sin थीटा आप देखो कि वॉल के पैरेलल कोई मोमेंटम में चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो mu cos थीटा और mu cos थीटा वॉल के परपेंडिकुलर हैं, और mu cos थीटा ऐसे जाके टकरा रहा है और mu cos थीटा से वापस हो रहा है, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो अभी आप सीखे हो कि डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का क्या कर लेना है, सम कर लेना है। तो F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू बेटा ये आ गया देखो 2mu cos थीटा अपॉन डेल्टा T। और इस पे खूब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन ये एक वर्टिकल वॉल है और बेटा ये नॉर्मल है ना, इसको कहेंगे नॉर्मल। और क्वेश्चन वही है, बट यहाँ पर एंगल जो दिया है इस तरह से आके जो टकरा रहा है बॉडी, देखो इस तरह से ये एंगल यहाँ का अब वॉल से दिया है, और बॉडी जितना एंगल पे टकरा रहा है उतना एंगल पे वापस हो रहा है। और यहाँ पे जो एंगल दिया है देखो वॉल से एंगल यहाँ पे दिया है थीटा, यहाँ भी वॉल से एंगल कितना दिया है बेटा, थीटा। तो करना कुछ नहीं है, बस कंपोनेंट कॉस वाला साइन में चला जाएगा और साइन वाला क्या हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बॉडी एम मास का बॉडी u स्पीड से टकरा रहा है, यहाँ पर वही बॉडी m मास का u स्पीड से वापस हो रहा है। तो अब आप लोग खुद सोचो कि यहाँ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर mu का, अब देखो थीटा से अटैच कंपोनेंट इधर वाला कास में चला जाएगा, बस वही कंपोनेंट चेंज हो गया। देखो mu cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mu, देखो mu sin थीटा। इस तरह से इसका कंपोनेंट थीटा से अटैच कंपोनेंट हमेशा कास में लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए। कंपोनेंट का कांस्टेंट बता चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना, mu sin थीटा। अब यहाँ पर अगर फोर्स फाइंड करना है, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल, और ये डेल्टा T टाइम तक कांटेक्ट में रहता है, तो ऐसे में हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और डेल्टा P का वैल्यू आप खुद देखो क्या हो रहा है, mu sin थीटा दोनों मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो इनका अभी सीखे हो कि इनको डबल कर देते हैं और ये आ जाएगा mu sin थीटा अपॉन डेल्टा T। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके सामने से गुजरे हैं, जो भी कांसेप्ट आपके सामने से गुजरे हैं जिसमें कि थीटा एंगल पे बॉडी वॉल पे टकरा रहा हो, तो वहाँ पे विशेष रूप से किस पे ध्यान देना चाहिए,
एंगल पे ध्यान देना चाहिए। एंगल अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो कंपोनेंट साइन का कॉस में चला जाएगा और कॉस का साइन में चला जाएगा और आंसर जस्ट अपोजिट आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में ऑलरेडी मौजूद रहेगा। इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ का ये जो कॉन्सेप्ट होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इस पे जितने वैरायटी के कॉन्सेप्ट्स बन सकते थे, क्वेश्चंस बन सकते थे, उसका स्पेशल केस हमने बता दिया। अब आप देखिएगा कि अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें इसी कॉन्सेप्ट पे आपको मिलेगा जबरदस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, और उसके बाद क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि सोल्यूशन कैसे किया जा रहा है, उसको मिलाइए, और नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो तुरंत आप सोल्यूशन देखिए। ठीक, इस टॉपिक में आगे हम लोग इम्पल्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद से पुली का भी केस पढ़ेंगे और लिफ्ट का भी केस हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इनर्शियल नॉन इनर्शियल का भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, है ना। तो जो भी हम लोग का अगला टेस्ट है ना 13 को, उसके पहले ये सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन करने को मिलेगा। तो इसका विशेष रूप से फायदा उठाइए, इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन करके टॉपिक को तैयार कीजिए और अपने जिंदगी को बनाइए। ओके बेटा, जय हिंद, बाय बाय।